दोस्तों, आज मैंने फिल्म धुरंधर द रिवेंज फिर से दोबारा देखी और फिल्म देखकर मैं यही कहना चाहूँगा कि निहायती बेशर्मी के साथ बनाई गई यह एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म है। इसीलिए बता दूँ कि जो लोग जिंदा दिमाग वाले हैं, वही इस वीडियो को पूरा देखें। मुर्द दिमाग वाले इससे दूर ही रहें। फ़िल्म में शुरू में ही तुम्हें 5-6 डिस्क्लेमर दिए जाते हैं, जिसमें से एक फ़िल्म को अपने विवेक के साथ देखने का आह्वान करते हैं। कितनी अजीब बात है। मतलब हम जो चाहे दिखाएँगे, ज़िम्मेदारी आपकी होगी। फ़िल्म में कहानी को रियल दिखाने के लिए असल ज़िंदगी के किरदारों को उठाया गया। दाऊद, नोटबंदी, आतिक अहमद की हत्या जैसी वास्तविक घटनाओं को काल्पनिक कथानक से जोड़ना। इससे दर्शक यह भूल जाते हैं कि फ़िल्म फ़िक्शन है और इसे दस्तावेजी सच मानने लगते हैं। फेक रियलिटी का एक ऐसा परसेप्शन जिसे लोग सच मान ले। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर यह गंदा खेल बेहद आपत्तिजनक है। दोस्तों, यह सिर्फ एक जासूसी फिल्म नहीं है, यह लोगों की भावनाओं से खेलने का एक नया तरीका है, एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। विश्लेषण करेंगे तो दिखेगा कि हर सीन में एक राजनीतिक टिप्पणी छिपी है। शुरुआत में ही यह लोगों की भावनाओं को ट्रिगर करती है। हिंदू बड़ी डरपोक कौम है वाला डायलॉग। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। मानो दो देश नहीं, दो धर्मों की लड़ाई होने वाली है। देखो, धर्म के नाम पर हर कोई कमा रहा है, बुआ बाबा से लेकर राजनेता तक। तो फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर क्यों ही पीछे रहे? धर्म का धंधा करते हैं, पैसा पैसा ही ही पैसा पैसा होगा। होगा। देखो, यह फिल्म भारत सरकार की विदेश और आंतरिक सुरक्षा नीतियों को सिनेमाई भाषा में प्रस्तुत करती है। फिल्म में 3 अलग-अलग समय सीमाओं को इस तरह जोड़ा गया है कि एक विशेष राजनीतिक संदेश स्थापित हो सके। इसमें जो किरदार दिखाए गए उन पर बात करेंगे। पहले है चौधरी असलम। संजय दत्त ने इनका रोल किया है। पाकिस्तान पुलिस में मशहूर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। कराची में गैंगस्टर और तालिबान के खिलाफ बेदर्द कार्रवाई के लिए जाना जाता था। तालिबान ने 2014 में उसे बम से उड़ा दिया, लेकिन फिल्म में उसे हमजा यानी रणवीर सिंह के हाथों 2016 में मरते हुए दिखाया गया। एक फिक्शनल हीरो रियल लाइफ किरदार को मारता हुआ उसके मौत के कई सालों बाद। क्यों? क्योंकि नया हिंदुस्तान को स्ट्रांग दिखाना है। फिल्म में मेजर इकबाल को इलियास कश्मीरी से इंस्पायर दिखाया गया, लेकिन असलियत यह है कि इलियास कश्मीरी भी 2011 में ही मारा जा चुका था। फिर भी फिल्म में उसे नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मारा दिखाया गया। फिल्म जताती है कि देशभक्त सरकार का साथ मिल गया और तभी एक-एक आतंकियों का सफाया किया गया, केवल क्रेडिट लेने के लिए। 10 साल बाद, वो भी फिल्म के हीरो के जरिए, यानी असली मौत के बाद भी उसे जिंदा रखा, फिर मारा। दूसरी हास्यास्पद बात यह है कि अजित डोभाल 2005 में ही रिटायर हो चुके थे और दाऊद को मारने के असफल ऑपरेशन के बाद उनका आईबी से नाता भी टूट चुका था। फिर भी फिल्म उन्हें अजय सन्याल के रूप में एक सुपर एक्टिव सुपर हीरो की तरह पेश करती। आतिक अहमद उत्तर प्रदेश का वो माफिया जिसकी हत्या पुलिस मौजूदगी में हुई। यह आदमी 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुका है। फिल्म इस माफिया को सीधे पाकिस्तान और आईएसआई से जोड़ती है। आधार क्या है? यह पुलिस की वो चार्जशीट जिसकी कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। आतिक अहमद बदमाश था, बाहुबली था, सब सही है, लेकिन उसे पाकिस्तान या आईएसआई से जुड़ा बता देना यह कोई भी डिजर्व नहीं करता। कोई बदमाश भी नहीं, क्योंकि देश के इतिहास में हजारों बड़े बदमाश हुए हैं। हर शहर में आपको ऐसे मिल जाएंगे। इसमें मुस्लिम हिंदू सब है, लेकिन इस तरह का इल्जाम ये सीरियस मामला हो जाता है। फिल्म जिसे सच मानकर पूरी दुनिया के सामने पेश करती है, जो पूरी तरह से गलत है। अब बात करते हैं सबसे विवादास्पद मुद्दे की, नोटबंदी। फिल्म का दावा है कि नोटबंदी ने पाकिस्तान के नकली नोटों का खेल खत्म कर दिया, लेकिन आरबीआई कहता है कि 99.3% पैसा वापस आ गया था, लगभग पूरा। तो वो करोड़ों के नकली नोट कहाँ गए? फिल्म उन मौतों और आर्थिक बर्बादी पर चुप है जो नोटबंदी के कारण हुई। अगर पूरी जानकारी थी कि 60,000 करोड़ रुपए भारत में नेपाल के द्वारा यूपी में आने वाले थे और कौन ला रहा है और कैसे ला रहा है, सब पता था, तो उसे पकड़ने के बजाय पूरे देश में नोटबंदी लगाकर लोगों को परेशान करने की क्या बात थी? दोस्तों, यहाँ एक गलत फैसले को सही ठहराने का काम यह फिल्म करती, जो इसे पूरी तरह से प्रोपेगेंडा साबित करती है। क्या सिनेमा का काम सिर्फ एक पक्ष को मास्टर स्ट्रोक बताना है? दाऊद इब्राहिम का अलौकिक चित्रण। दाऊद इब्राहिम, भारत का वो दुश्मन जिसे हम पकड़ नहीं पाए,
फिल्म में दाऊद इब्राहिम को एक अलौकिक शक्ति के रूप में दिखाया गया है, जो दर्शकों में देश बनाम खलनायक की मानसिकता स्थापित करता है। फिल्म कहती है हमने उसे मारा नहीं, बल्कि जानबूझकर जहर देकर तड़पा रहे हैं। यह विश फुलफिलमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो असलियत में नहीं हो सका, उसे पर्दे पर दिखाकर जनता को खुश किया जा रहा है। पुराना इंडिया वर्सेस नया इंडिया। फिल्म का उद्देश्य है नए इंडिया को पुरानी इंडिया से ज्यादा ताकतवर और ईमानदार दिखाना। यह दिखाने की कोशिश की किसी एक के आने से इंडिया बदल चुका है। अब देश के दुश्मनों को हम ठिकाने लगा रहे हैं। बिग डिटेलिंग वाले मास्टरमाइंड आदित्य धर ने बड़ी चालाकी से ये दिखाने की कोशिश की नई सरकार आने के बाद कैसे पाकिस्तानियों की जल गई है और पाकिस्तान के लिए पुरानी सरकार कितनी सुविधाजनक थी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में उसने काफी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी। जैसे कि फिल्म के एंड में उन्होंने जमील जमाली को एक भारतीय जासूस दिखा दिया, जो पिछले 45 सालों से पाकिस्तान में एक्टिव था, वह भी वहां की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय और अहम रोल में। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो पुरानी सरकार के ही दौर से वह एक डेवलप्ड असेट बनकर पाकिस्तान की बजा रहा था। और जो भी विलन किरदार दिखाए गए, उनकी हत्या भी मैंने बताया कि कब हुई थी और कब दिखा दिया। तो पुराना इंडिया कमजोर कैसे साबित होता है, वैसे तो न्यू बनी है। प्रोपेगेंडा की एक ट्रिक देखिए। फिल्म में एक दृश्य है जहाँ आतंकी मेजर इकबाल का पिता मेजर इकबाल से कहता है अमेरिकन डॉलर भर भर के इंडियन एनजीओ, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और समाजवादियों को भेज रहे थे। नकली नोटों की फैक्ट्री लगा ली थी और फिर भी इसके बावजूद वे इलेक्शन जीत गई। यह दृश्य है जिसमें 2014 में भारत के प्राइम मिनिस्टर जी शपथ लेते हुए टीवी में न्यूज चल रहा है। ट्रिक क्या है? सिनेमा में जब निर्देशक को किसी पात्र को महान, शक्तिशाली, ईमानदार, देशभक्त दिखाना होता है, तो वह शो डोंट टेल के सिद्धांत का पालन करता है। दुश्मन के जरिए जिसकी आलोचना होगी वह होगा असली नेता। इसे रिवर्स साइकोलॉजी ऑफ क्रेडिबिलिटी भी कह सकते हैं। आजकल की राष्ट्रवादी फिल्मों में इस हथियार का इस्तेमाल बहुत ही चतुर तरीके से किया जाता है। जैसे फिल्म में एक और दृश्य है जहाँ पाकिस्तान में बसा दाऊद इब्राहिम कहता है जब से यह चाय वाला आया है वह हमारे लोगों में खूब बढ़ गया है। वहाँ मतलब इंडिया में। हमारे लोगों का मतलब सीधे तौर पर भारतीय मुसलमानों से है। यह भारतीय मुसलमान को दुश्मन के जरिए हमारा कहकर सीधा टारगेट किया जा रहा है। यह एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। देश के दुश्मन एक विशेष समुदाय से है। यह भी चाय वाला शब्द का प्रयोग दुश्मन के मुंह से डर के साथ निकलवाना उस व्यक्ति की छवि को एक निर्णायक और स्ट्रॉन्ग नेता के रूप में स्थापित कर देता है। दर्शक इसे इस तरह से देखते हैं, दुश्मन का डर इज इक्वल टू हमारी सुरक्षा। अगर दुश्मन परेशान है तो इसका मतलब है कि देश सुरक्षित हाथों में है। अगर दुश्मन खुद को बहुत चतुर समझता है और वह जिसके वजह से असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो उसकी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाती है। जब बुरा व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति की बुराई उसकी ताकत के कारण करता है, तो वह बुराई दर्शकों के लिए तारीफ बन जाती है। यह तकनीकी महिमा मंडन का सबसे प्रभावी फिल्मी तरीका है। धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज जैसी फिल्में दर्शकों को प्रभावित करने के लिए कई मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करती है। ये मूवी भारतीय राजनीति को लेके काफी लाउड है। विपक्ष को बदनाम करना, आतंकवाद का समर्थक या कमजोर दिखाना, भारतीय एनजीओ, यूनिवर्सिटीज, समाजवादियों को राष्ट्र विरोधी तत्वों के इशारों पर काम करने वाले बताना। मतलब हर वो आवाज जो किसी एक विशेष पक्ष या विचारधारा के खिलाफ चलती है, वह देशद्रोही है। यहाँ एक खास मजेदार बात है कि पाकिस्तान जैसे भुक्खड़ देश जिनके खुद खाने के लाले पड़े हैं, भारत जैसे विशाल देश की इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए फंडिंग कर रहा है। विपक्ष, बुद्धिजीवी, यूनिवर्सिटी छात्राओं को खरीद रहा है। सच कहूँ तो इस मूवी में आतंकवादियों का और पाकिस्तान का ही महिमा मंडन किया गया है। सच तो यह है कि भारत हमेशा से ही पाकिस्तान पर भारी पड़ा है। ये कहना कि 2014 के बाद से कुछ होने लगा है, वो सरासर झूठ है। देखो, इनका एक टारगेटेड ऑडियंस है जो तर्क खोकर केवल देशभक्ति और बदले की भावना से भर जाता है और अपने आप में यह झूठ स्वीकार कर लेते हैं। विवेक से देखने का आह्वान उन लोगों के लिए ही है जो इनका झूठ प्रोपेगेंडा आसानी से पकड़ लेते हैं। आप किस में आते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ, हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।